फील्ड ऑफ फोर्स। फील्ड ऑफ फोर्स की तरफ जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्सेस होती कितनी किस्म की हैं। तो बेटा फोर्सेस हमारे पास होती हैं दो किस्म की। एक को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये नाम लिख, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और दूसरी किस्म है हमारे पास फील्ड फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस उस वक्त अमल करती हैं जब दो इज्साम जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मिसालें दी गई हैं। अब फ्रिक्शन की फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स उस वक्त अमल करेगी जब क्या होगा भाई, वो जो टायर हैं वो जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे। अगर कॉन्टैक्ट में ही नहीं आएंगे, आपस में मिलेंगे ही नहीं, तो जो है फोर्स भी नहीं अमल करेगी। इसी तरह से अगर आपने कुएं में से पानी निकालना है तो आपको वो जो रस्सी है और वो जो पुली है, आपने उस रस्सी को हाथ से पकड़कर कांटेक्ट में आकर फोर्स लगानी होगी। इस तरह से अगर आपने कोई वेट उठाना है तो वेट को आप जब तक हाथ में पकड़ोगे नहीं तो उसे उठाओगे कैसे। तो ये वो सारी फोर्सेस हैं जो कि उस वक्त अमल करती हैं जब आप कांटेक्ट में आते हो। लेकिन अब हमने ये जो सेकेंड ईयर की फिजिक्स है इसमें हमने कुछ ऐसी फोर्सेस पढ़नी है जो कांटेक्ट में आए बगैर अमल करती हैं। इसमें से एक फोर्स तो ऐसी है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, वो ग्रेविटी है। अब देखो ना, ये जो आदमी है, ये इसने जो है ना किसी हेलीकॉप्टर से या जहाज से छलांग लगाई है पैराशूट लेके। अब ये नीचे की तरफ गिर रहा है। अब ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ये क्यों गिर रहा है भाई? इसको कौन सी चीज, कौन सी फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ गिरने पर मजबूर कर रही है? तो भाई वो है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ग्रेविटी जो है, अब चांद कितनी दूर है और जमीन कितनी दूर है, लेकिन दोनों के दरमियान फोर्स है। क्या चांद और जमीन आपस में कांटेक्ट में है? नहीं भाई, कांटेक्ट में नहीं है। तो फिर वो कौन, किस तरह से वो इन दोनों के दरमियान फोर्स अमल कर रही है? तो असल में इन दोनों के दरमियान जो फोर्स अमल कर रही है वो फील्ड की वजह से है। हमारी जमीन के गिर्द जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड है जो कि इस फोर्स की वजह बनती है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी फील्ड फोर्स है। इसमें जो है ना, ये उसने क्या मिसाल दी हुई है कि अगर आप जो कंघा है आपका, अगर वो आप जो है ना, वो जो कॉम्ब है, अगर आप उसको अपने बालों में रगड़ते हो तो फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। अब अगर आप उसके पास कोई पीस ऑफ पेपर्स लेके जाओगे तो वो पीस ऑफ पेपर्स जो है वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट या रिपेल होंगे। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है ये कांटेक्ट में आए बगैर है, क्योंकि दूर से ही वो फोर्स अमल करती है। तो ये फील्ड फोर्स है। इसी तरह से जो तीसरी फोर्स हमने पढ़नी है, वो जो कि 14वें और 15वें चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, वो है जी हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स भी फील्ड फोर्स है कि जी एक मैग्नेट लें आप और उसको, उसके दूर जो है ना, एक आपके पास ये एक लोहे का जो है ना वो कील है। अब मैग्नेट जो है वो क्या करेगा, वो दूर से उस कील को अपनी तरफ खींच लेगा। यानी कि कॉन्टेक्ट में आए बगैर ये फोर्स अमल करती है। दरमियान में स्पेस है लेकिन फोर्स अमल कर रही है। लेकिन उस असल में उस स्पेस में क्या है? उस स्पेस में बेटा जी फील्ड है। और ये जो फोर्स है ये उस फील्ड की वजह से अमल करती है। तो ऐसी फोर्सेस जिनमें कॉन्टेक्ट में आना जरूरी होता है उनको हम कॉन्टेक्ट फोर्सेस कहते हैं। जिनके लिए, और जिनके लिए कॉन्टेक्ट में आए बगैर फोर्स अमल करती है उनको हम फील्ड फोर्सेस कहते हैं। अब बेटा जितनी भी फील्ड फोर्सेस हैं ये सारी की सारी नेचर की बेसिक फोर्सेस हैं। इनको हम कहते हैं बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर जितनी भी। अब यहाँ पे तीन की मिसालें दी हुई, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स भी फील्ड फोर्स है। इसके अलावा बेटा दो फोर्सेस और हैं जो कि फील्ड फोर्सेस हैं, जिनका ताल्लुक न्यूक्लियस के साथ है, और उसको उनको हम पढ़ेंगे जाके चैप्टर नंबर 21, आखिरी चैप्टर के अंदर। अच्छा, अब सवाल ये था कि जो बेसिक फोर्सेस हैं ये आई कहाँ से हैं? तो अभी तक मैं आपको बता दूं हमें इसका कोई पता नहीं। ये जो है ना कि इनका जो ओरिजिन है, अगर आप कहो कि जी मुझे इनका ओरिजिन पता हो, तो बेटा जी हमें इनका ओरिजिन स्टिल जो है वो अननोन है। हमें नहीं पता कि ये फोर्सेस जो हैं ये कहाँ से आई हैं, ये किस तरह से अमल करती हैं। हमें इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट, अब दूसरी बात कि जी ये अमल कैसे करती हैं। कि जी एक ऑब्जेक्ट पे अगर ग्रेविटी अमल करती है तो कैसे करती है? हाँ, इसको हम समझ सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। ठीक है, यानी कि ये जो ट्रांसमिशन है ना, कि एक फोर्स दूसरी फोर्स तक, ट्रांसमिशन का मतलब है कि ये फोर्स अमल कैसे करती है, एक जगह से दूसरी जगह ये फोर्स लगती कैसे है। जब दो चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती नहीं है तो भाई फोर्स कैसे आ गई? अब चांद इतनी दूर है और जमीन इतनी दूर है, सूरज इतनी दूर है, तो फिर भी चांद और जमीन, सूरज और जमीन आपस में एक दूसरे को खींचते कैसे हैं? ये फोर्स अमल कैसे करती है?
तो ये जो है ना, ये सवाल जो है ना, इसका हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी क्या हम एग्जैक्ट आंसर कर सकते हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि ये फोर्सेस बड़ी ही बहुत ही ज्यादा एक मिस्टीरियस किस्म की फोर्सेस हैं, पेचीदा किस्म की फोर्सेस हैं। इनके बारे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अननोन है, और अभी तक हम साइंटिस्ट जो है वो लगे हुए हैं किस तरह से हम इनको समझ सके, लेकिन फिर वो जो है हम पूरी तरह से इनको अभी तक समझ नहीं सके। बहुत लोगों ने सर खपाए हैं जो है ना। अच्छा, अब इनको इसको समझने के लिए ना, जो सबसे एक अहम कोशिश की है, वो कोशिश की है भाई माइकल फेरेडे ने। ये जो माइकल फेरेडे है ना, माइकल फेरेडे, ठीक है, माइकल फेरेडे ने ये सजेस्ट किया, ठीक है, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, और इसने ये सजेस्ट किया, ये 1820 और 21 की दहाई के अंदर इसने काम किया है सारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर। तो ये सजेस्ट करता है, ये कहता है कि जो फोर्स है ना, ये फील्ड की वजह से होती है। असल में ये क्या कह रहा है, ये क्या ये कहना ये चाहता है कि अगर ग्रेविटी ग्रेविटी की आप बात करते हो ना, तो ग्रेविटी क्यों अमल करती है कि जमीन जो है ना, जमीन के गिर्द कोई फील्ड है, और जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उस फील्ड में आता है ना, जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, तो जमीन उसको खींचना शुरू कर देती है। इसी तरह से ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वो इसलिए अमल करती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, जैसे ये हमारा कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज ले लें आप, ये जो चार्ज है, या ये आप कैपिटल क्यू चार्ज आपके सामने नजर आ रहा है, तो भाई इसके सराउंडिंग में ना, इसके इर्द गिर्द फील्ड है, जैसे आपको ये नजर आ रही है, ठीक है। ये जो चार्ज है आप देखें क्यू, इसकी फील्ड जो है ना, वो आपको यहाँ पे ये नजर आ रही है। अगर कोई दूसरा चार्ज इसकी फील्ड में एंट्री मारेगा, जैसे कि फर्ज करो भाई यहाँ पर एक ये चार्ज है, अब जब तक ये चार्ज जो है ना, ये चार्ज क्यू नॉट है, जो कि यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। अगर ये चार्ज क्यू नॉट जो है, ये क्या करता है भाई, ये इसकी फील्ड में आने की कोशिश करता है। अब जब तक ये फील्ड से बाहर है, ये चार्ज इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा सकेगा। लेकिन अगर इस चार्ज को उठाकर हम क्या करते हैं, इसकी फील्ड में ले आते हैं, अब ये चार्ज, ये टेस्ट नोट चार्ज यहाँ आ गया, ये जो टेस्ट चार्ज है हमारा, जब ये टेस्ट चार्ज इधर आ जाएगा, अब भाई ये जो टेस्ट चार्ज है हमारा, जो जिसको मैं ग्रीन कलर से ये शो कर रहा हूँ, अगर ये इस क्यू की फील्ड में आएगा तो क्या होगा भाई, अब भाई ये जो क्यू है, ये इस क्यू नोड के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको यहाँ पर इस तस्वीर में दिखाया गया, ठीक है भाई। अब भाई इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फैराडे क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक, ये जो है ना फील्ड, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर, ये कुदरत की अपनी जाती खसूसियत है कि क्या होता है भाई, एन इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये नेचर की एक खसूसियत है कि कोई भी अगर कोई चार्ज होगा ना, तो उसकी सराउंडिंग में हमारे पास जो है वो फील्ड एग्जिस्ट करेगी, और जब कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड में एंट्री लेगा, तो उस चार्ज पे फोर्स जो है वो अमल करेगी। अब इस फोर्स को स्टडी करने के लिए हम सहारा लेते हैं किसका बेटा जी, हम सहारा लेते हैं टेस्ट चार्ज का, ठीक है भाई। क्या हमने एक टेस्ट चार्ज जो है ना, वो एक क्यू के पास लेकर आना है, जैसे ही उस क्यू के पास लेकर आएंगे, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अमल करेगी, और उस फोर्स से जो है ना, हम उस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे, और उस फील्ड की जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ई, वो भी हम जो है ना बेटा जी, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कैलकुलेट की हुई है, और ये हम जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं टेस्ट चार्ज को इस्तेमाल करते हुए। अब जो हमारा टेस्ट चार्ज है ना बेटा, उसकी दो खसूसियात है। कौन कौन सी खसूसियत है? पहली बात, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, उसकी नेचर हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा जी, दूसरी बात, हैज टू बी वेरी स्मॉल, ये बहुत, टेस्ट चार्ज हमेशा स्मॉल होना चाहिए। अब पता ये सीधी सी बात है, आपने अगर कोई चीज टेस्ट करनी है, मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल सादा सी मिसाल देता हूँ, ठीक है, कि जी आपसे कहा जाता है जी ये ना बिरयानी की देग है, और आपने ना ये चेक करनी है कि ये सही बनी हुई है, तो पुत्र सारी देग खा के तो नहीं ना बताओगे कि जी हाँ जी बड़ी वेल है, नहीं, आप एक चम्मच लगा के बता सकते हो कि भाई जो है ना टेस्ट कैसा है, ठीक है भाई। तो अगर आपने किसी चार्ज की फील्ड को टेस्ट करना है, तो उस पूरे चार्ज की फील्ड को खराब करके तो टेस्ट नहीं ना करोगे, इसीलिए हम जो टेस्ट चार्ज यूज करते हैं वो छोटा यूज करते हैं साइज में, ठीक है, क्यों? ताकि वो जो टेस्ट चार्ज है हमारा, वो ओरिजिनल चार्ज को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो छोटा सा जो है ना हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, ताकि जो है हम जो है वो
दूसरे चार्ज की जो फील्ड है उसको टेस्ट कर सकें। ठीक है भाई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है कि बच्चे अगर ना हम क्या करें कि वही जिस तरह से हम अभी हम पढ़ रहे थे कि जी ये हमारे पास क्यू पॉजिटिव, ये कोई क्यू चार्ज है, इसकी सराउंडिंग के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब इसमें अगर कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो कि पॉजिटिव भी है और स्मॉल भी है उसको लाया जाए तो क्या होगा, ये जो कैपिटल क्यू है ये इस क्यू नॉट के ऊपर बेटा फोर्स लगाएगा। अच्छा जी, अब जब ये कैपिटल क्यू इस क्यू नॉट पे फोर्स लगाएगा तो आप देख सकते हैं ये फोर्स बाहर की डायरेक्शन में आपको रेड कलर में नजर आ रही है। ये फोर्स किसके बराबर है, ये फोर्स बराबर है एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई के। ठीक है, जो टेस्ट चार्ज पे लग रही है। यहां से हम ये जो ई है ना इसको डिफाइन कर सकते हैं, ई बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हैं। अब बेटा जी इसको कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैसे करते हैं, फोर्स की वैल्यू लगाई। फोर्स हमारे पास हमने क्या पढ़ी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब Q1 यहाँ पर हमारे पास Q नॉट टेस्ट चार्ज है और Q2 जो है वो हमारा अपना चार्ज है, ये जो Q आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास Q चार्ज है। अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो क्या है, Q नॉट Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है भाई। अब अगर ये हमने इस फोर्स की वैल्यू लिखी है, अगर आप ये क्यू नॉट ये जो डिवाइड हो रहा था वो भी हमारे साथ आ रहा है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी में, ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो है ये फोर्स है डिवाइड बाय क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो भी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो भी हमारे पास डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और उस चार्ज के साथ ही हमेशा क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जिसकी आप फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब इसमें ना एक दो चीजें मैं आपको बता दूं पुत्र कि क्यू नॉट जो है ना ये जितना चार्ज के करीब होगा आर क्या होगा, कम होगा। आर कम होने से फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। और जितना ये क्यू नॉट चार्ज से दूर होता चला जाएगा, जितना ये दूर जाएगा आर बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, हमारी फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है भाई।